हमारा डेफिनेटली जो आया है वो वेदों से ही आया है। जब भी साउथ ईस्ट में आपका मंदिर होता है या आप पूजा स्थल बनाते हैं या किचन में भी आप मंदिर बना रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आपको हेल्थ इश्यू देखने को ही मिलेंगे। नेगेटिव एनर्जी जो आती है वो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को ख़राब करना स्टार्ट करती है, आपकी सोचने समझने की जो भी क्षमता है उस पर इम्पैक्ट डालती है और आपके डिसीजन सही नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाते हो तो फिर हेल्थ पे तो प्रॉब्लम डालेगी और फिर हेल्थ के साथ साथ फाइनेंस के इशू तो आते ही आते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं मीनू यादव जी। आइए आज हम कुछ स्पेशल चीज़ें जानते हैं वास्तु के बारे में मीनू जी से। वेलकम मीनू जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमने जाना कि वास्तु बहुत पुराना है, मतलब जंगल के टाइम से जब रह रहे थे, तो क्या ये वेदों से भी कनेक्टेड है हमारे? हाँ जी, वास्तु हमारा डेफिनेटली जो आया है वो वेदों से ही आया है। तो हमारा जो वेद है अथर्ववेद, उसमें उसका भी एक उपवेद है स्थापत्य वेद। इसमें वास्तु के बारे में जो हमारा आज का आर्किटेक्ट बोल सकते हैं हम जिसको, वो पूरा उसमें वर्णित है। उसमें आपको 242 श्लोक मिलते हैं जो वास्तु के ऊपर है, जिसमें भी हमारे ऋग्वेद में है वो 33 श्लोक है जो वास्तु के ऊपर आते हैं। हमारा जो यजुर्वेद है उसमें 45 श्लोक है और हमारे अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंगली है। अब बात करते हैं कि वास्तु आया कैसे, कौन था, किसने इसको स्टार्ट किया, कैसे ये कॉमन हुआ सब में। तो जब ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है जिसको हम वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं, तो जब भी उन्होंने बोला कि जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो आपको वास्तु पुरुष की पूजा करना ज़रूरी है, ताकि आपके जो घर है, आपका जो रहने का एनवायरनमेंट है वो आपके लिए काम करे, आपके लिए पॉजिटिवली क्रिएट करे चीज़ों को। तो इसमें जब हम बात आती है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो द्वापर युग में विश्वकर्मा प्रकाश जी को आज का जो मॉडर्न वास्तु है ये उनके ऊपर बेस्ड है, विश्वकर्मा प्रकाश जी। इसमें भी जो हम अगर साउथ की बात करते हैं तो तमिल में मयम नाम के ऋषि हुए हैं जिन्होंने तमिल में या साउथ में वास्तु को बढ़ाया है, और उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में हमारे विश्वकर्मा प्रकाश जी हैं जिन्होंने वास्तु को बढ़ाया है। सबसे पहले जो वास्तु के आचार्यों की बात होती है तो 18 आचार्य हुए हैं। तो अगर आप इन 18 आचार्यों के बारे में नहीं जानते तो इस मीन्स कि आपने वास्तु का टेक्निकल ज्ञान लिया है, आप डीप नॉलेज नहीं रखते हैं वास्तु की। ये 18 आचार्य जिसमें सबसे स्टार्टिंग होती है अत्रि महर्षि की, फिर अगस्त्य आते हैं, फिर वशिष्ठ आते हैं, और इस तरह से हम मयत्तम तक जाते हैं, मयम ऋषि तक जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी हैं हमारे, जिनमें कॉमनली जो ग्रंथ हम यूज करते हैं वो है विश्वकर्मा प्रकाश और तमिल में है मयत्तम। ये दोनों ही पूरे आज के मॉडर्न वास्तु पर बेस्ड है। अब ऐसे ही जो बिल्डिंग भी है हमारी जो वास्तु के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, तो आप देखते हैं जितने भी हमारे इंडिया के रिचेस्ट मंदिर हैं, वो चाहे अपना अभी श्री राम मंदिर जो बना है ये है, चाहे आप देखेंगे साउथ के जितने भी मंदिर है, मदुरई का मंदिर है या तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये सारे वास्तु के अकॉर्डिंग ही बने हैं। आप अगर इनको देखेंगे तो इनके नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है या कुंड बना हुआ है, किसी भी तरह से वाटर को ऐड किया गया है। और अगर हम देखते हैं इनकी एंट्री को, तो इनकी 90 डिग्री की ईस्ट की परफेक्ट एंट्री है और वेस्ट में भगवान को विराजित किया जाता है। तो ये एक वास्तु का बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वास्तु सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित था, ये घरों में भी काम करता है। पहले जो राजा महाराजा उनके जो प्लेसेज बने हुए, अगर इनको विजिट करते हैं तो ये भी वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बने हैं। तो अब हमें देखने में आया कि नॉर्थ ईस्ट का के बाथरूम, उसके अंदर उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा क्या वाकई में इतना है प्रॉब्लम वहाँ पे? अगर बाथरूम हो तो प्रॉब्लम है? यस मैम, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम आपको इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, नेगेटिवली आपको ट्रिगर करेगा ही करेगा। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद वास्तु का एक टाइम होता है कि वो इन ईयर्स में आप पर इम्पैक्ट डालता है। 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, एटगोन बहुत ऐसे डालेगा। नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम की कोई रेमेडी नहीं, कुछ भी आप सजेस्ट करोगे वो काम नहीं करती है। थोड़ी सी एनर्जीज को डाउन कर सकती है, बट ऐसा हो कि सॉल्यूशन मिल जाएगा वो नहीं है।
नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम आपको कैंसर तक की बीमारियां देता है, पैरालिसिस हो जाना या कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज ऐसा क्रिएट हो जाना जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है या अपनी पूरी होल लाइफ आपको इम्पैक्ट डालता है। नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम की रेमेडी क्यों नहीं है, इस बात का हम जिक्र कर सकते हैं अपने सेशन में। नॉर्थ ईस्ट की जब बात करते हैं हम, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा 45 डिग्री के एंगल पर आता है, और जब हम वास्तु पुरुष मंडल की बात करते हैं जिसमें 45 मंडल होते हैं और 45 देवता आते हैं, तो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। और जब वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में आता है तो वो सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन है। सेकंड, इसको गवर्न करने वाले देवता हैं वो भगवान शिव है, खुद आदि महादेव है। और ये जो डायरेक्शन है ये आपकी 2 पॉजिटिव डायरेक्शन का एक सेंटर पॉइंट है। तो कोई भी 2 पॉजिटिव चीज मिलती है तो उनकी एनर्जी वैसे ही हाई लेवल की होती है, तो वो और ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो जो स्थान हमारा मंदिर के लिए सजेस्ट किया गया था, तो आप खुद कॉमनली सोचेंगे जो चीज़ हम पूजा के लिए यूज करते हैं, अगर वहाँ पर हम टॉयलेट या बाथरूम बनाते हैं तो वो नेगेटिवली आपको ट्रिगर करेगा ही, क्योंकि वो चीज़ असाइन है आपको पॉजिटिविटी से या हायर पावर से कनेक्ट करने के लिए। और वहाँ अगर आप उसका यूज एकदम अपोजिट कर रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में कभी ना कभी आप पर कोई ना कोई हेल्थ इम्पैक्ट आएगा ही। वो चाहे आपके बड़े बेटे पर भी आ सकता है या जो ओनर है उस पर भी आ सकता है। कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं जो जिम्मेदार होती हैं हेल्थ अगर खराब होने लगती है तो? हेल्थ की वैसे तो बहुत सारी डायरेक्शन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हमारे घर में वुमेन्स की हेल्थ, क्योंकि घर में अगर वुमेन की हेल्थ खराब होती है, हमारी फीमेल की हेल्थ खराब होती तो पूरा घर परिवार हमारा डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए साउथ ईस्ट में आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है घर में फीमेल की हेल्थ के इश्यूज को लेकर। जब भी साउथ ईस्ट में आपका मंदिर होता है या आप पूजा स्थल बनाते हैं या किचन में भी आप मंदिर बना रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज देखने को ही मिलेंगे, जिसमें डायबिटीज होना कॉमन है। आपको डायबिटीज के इश्यूज आएंगे ही आएंगे, और ये सबसे पहले हम देखेंगे हम हमारे घर की फीमेल्स में। तो फीमेल के हेल्थ इश्यूज के लिए हम साउथ ईस्ट के कॉर्नर को ठीक कर सकते हैं, उसको एज ए वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। तो जो घर का वास्तु है और जो ऑफिस का वास्तु है वो सेम एक जैसा होता है या उनमें भी फर्क होता है? कॉमन बेसिक चीज़ें होती है किसी भी चीज़ की, वो सेम होती है। बाकी हम किस चीज़ का काम है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ें हम किस डायरेक्शन या किस जोन में लगाएं, ताकि हमारा जो एरिया है या हमारी जो कोर वैल्यू है वो अपलिफ्ट हो, हम ग्रो कर पाएँ। अब ये बच्चों के एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हाँ है, जी। उसके लिए कौन सा वास्तु बेस्ट है? मतलब कहाँ पे उनका होना चाहिए स्टडी टेबल? बच्चे के स्टडी टेबल में जब हम अपने 16th जोन पर आते हैं, तो एक जोन है जो हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच का जोन है, जिसको WSW बोलते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये डिपेंड करता है आपके बच्चों के एजुकेशंस को लेकर या इवन हमारी भी एजुकेशंस को लेकर। तो यह इस जोन को हम थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव चीज़ें रख सकते हैं, या बच्चों के जो भी उनके बैग है, उनकी बुक्स है, स्टडी टेबल है, ये चीज़ें हम अगर उस जोन में रखते हैं तो बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई पे रहता है, उनका फोकस अपनी पढ़ाई पे रहता है, और सराउंडिंग उनके पास जो भी चीज़ें हो रही है उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो जब फोकस वहाँ पर रहेगा तो वो अपनी एजुकेशन में ग्रो करेगा ही करेगा। मनी ग्रोथ, इसके लिए कौन सा डायरेक्शन बेस्ट है? मनी के लिए तो वैसे बहुत सारी डायरेक्शंस है, क्योंकि मनी आपका किस तरह से आ रहा है, कैसे आप काम कर रहे हो। आपके पास सेविंग्स नहीं हो रही तो अलग डायरेक्शन काम कर रही है, अगर आपके पास फ्लो ही नहीं है तो अलग डायरेक्शन काम कर रही है। तो हम बात करते हैं जब मनी नहीं आ रहा है तो नॉर्थ खराब है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं मनी आ रहा है लेकिन बीच में स्टक हो जाता है या रुक रुक के आ रहा है या फ्लो अच्छा नहीं है, जिस तरह से रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम साउथ ईस्ट को देखते हैं। और अगर हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे या हमारे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हम वेस्ट जोन को देखते हैं। कुछ रेमेडीज जो जनरल लोग अपने घर में करें, और अगर वास्तु की नॉलेज इतनी नहीं है बट उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाए? हाँ, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज है जिन पर हम काम कर सकते हैं, जिन पे हमें बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, जो जनरल रेमेडी है सबके लिए काम करती है। तो सबसे पहले हम अपने नॉर्थ की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्थ
वो है जो हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ देता है या आगे बढ़ने की इंट्यूशन देता है या क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है। हमें जब ये पता होता है कि हमें करना क्या है, तब हम अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर होते हैं। तो नॉर्थ में हम ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट रख सकते हैं, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। और कोई भी ऐसी पेंटिंग जो वाटरफॉल की है वो लगा सकते हैं। ये आपके करियर में भी आपको ग्रोथ देती है और आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड भी देती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी इन्हांस करती है। और जनरल और ऐसी रेमेडीज अगर क्लिनजिंग, लाइक अगर फील हो रहा है कि बहुत नेगेटिविटी है घर में, हाँ जी, अब डायरेक्शन का नहीं पता, उस इंसान को नहीं समझ आ रहा, तो कैसे? लगता है कि कभी भी नेगेटिविटी फील होती है तो हमें एक आता है एलम, फिटकरी जिसको बोलते हैं हम, तो उसको हम अपने घर के जिस भी एरिया में हमें बहुत ज़्यादा डल फील हो रहा है या नेगेटिविटी फील हो रही है या लगता है इस एरिया में जाने का मन नहीं कर रहा है या घर में उस एरिया में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो वो एलम फिटकरी थोड़ी सी हम एक ग्लास के बाउल में, कांच की कटोरी में रख सकते हैं। और हमारे जो बाथरूम में अगर वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं तो इस एलम को हम वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं अपने बाथरूम में। बट इनको हर 45 डेज बाद रिमूव करना पड़ता है, नया रखना पड़ता है। तो अभी एक टर्म आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है, जियोपैथिक स्ट्रेस, ये क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस वो एनर्जीज फील्ड है जो अर्थ के में जब भी दो चट्टानों, जैसे हमारी अर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है और नीचे हमारी धरती के नीचे बहुत सारी चीज़ें होती है। जब दो बड़ी चट्टानें जिसको प्लेट्स बोलते हैं, जब वो आपस में टकराती है तो कुछ चीज़ें उनमें फंस जाती है, लाइक वाटर वहाँ पे ऐड हो जाता है, वो धीरे धीरे सड़ता रहता है, ख़राब होता रहता है। तो वो जो एनर्जीज निकलती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसकी एनर्जीज अच्छी तो नहीं रहेगी, वो आपको नेगेटिवली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके हेल्थ इश्यूज देगी। तो इस तरह से हमारी धरती के अंदर भी ऐसा हो रहा है। तो जब ये दो चट्टानें आपस में टकराती है तो एक जो गंदा वाटर इकट्ठा होता है, वो एनर्जी जब आती है वो जियोपैथिक स्ट्रेस कहलाती है। तो अब बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है या ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी एनर्जीज है जो उस एरिया में कुछ भी ग्रो नहीं होने देती। वो डेजर्ट बन जाता है, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं, प्लांट भी नहीं हो सकते, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कहते हैं कि कोई भी जानवर तक भी वहाँ नहीं रह सकता है। अब बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, एक होता है मैन मेड और एक होता है जो नेचुरल है। तो नेचुरल जियोपैथिक स्ट्रेस की बात करें तो इंडिया में नहीं है। ये आपको मिलेगा इजिप्ट में, सहारा रेगिस्तान में, यहाँ पे ये नेचुरल है, जहाँ किलोमीटर, लाखों किलोमीटर तक भी कोई एरिया ग्रो नहीं कर पाया है, वहाँ बंजर है। अब बात करते हैं मैन मेड की। तो मैन मेड जो भी हम आजकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंडरग्राउंड रेलवे बिछाई जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही, बिल्डिंग्स बन रही है इतनी, तो जितनी बिल्डिंग हाई रेंज है तो उसकी नींव भी उतनी नीचे जाती है। तो ये भी एक स्ट्रेस क्रिएट करती है धरती में। ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, वहाँ की एनर्जीज का कैसी है। लाइक अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर ये नहीं देखने को मिलेगा। ये जियोपैथिक स्ट्रेस आप कम कर सकते हो, लेकिन जो नेचुरल जियोपैथिक स्ट्रेस है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कुछ रेमेडीज है, कुछ प्लेट्स लगती हैं, कुछ हमारे मटेरियल लगते हैं मेटल्स के, उनके साथ कुछ पिरामिड्स वगैरह भी लगते हैं, उनके साथ हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो स्ट्रेस जो है ये क्या हमारे हेल्थ को भी सब डैमेज करता हाँ, है? ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहले हेल्थ इश्यूज पर ही, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो आती है वो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को ख़राब करना स्टार्ट करती है, आपकी सोचने समझने की जो भी क्षमता है उस पर इम्पैक्ट डालती है और आपके डिसीजन सही नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाते हो, तो फिर हेल्थ पे तो प्रॉब्लम डालेगी और फिर हेल्थ के साथ साथ फाइनेंस के इशू तो आते ही आते हैं।